हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिशन एंड बैरियर नर्सिंग के बारे में। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज? मतलब संक्रामक रोग क्या होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या है संक्रामक रोग, क्या होता है? संक्रामक रोग क्या होता है बताइए, क्या होता है संक्रामक रोग? तो ऑप्शन ए है जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है हमारा डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, मतलब रोग जनको द्वारा उत्पन्न रोग, ऑप्शन सी है मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक रोग, ऑप्शन डी है नॉन कंटेजियस इलनेस, मतलब असंक्रामक रोग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, मतलब रोग जनको द्वारा उत्पन्न रोग। क्या होगा? रोग जनको द्वारा उत्पन्न रोग होता है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है तो आपको लिख लेना है, रोग जनको द्वारा उत्पन्न रोग जो होता है उसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं। मतलब कि कोई रोग एक दूसरे को फैलता है, अगर कोई रोग फैलता है तो उसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं, फैलने वाले रोग को हम संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? बताइए इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब तपेदिक, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, मतलब फ्लू, ऑप्शन सी है रिंगवॉर्म, मतलब दांत, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है बताइए, विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो विषाणु जनित रोग है। ओके, इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। ये क्या होता है? ये रोग फैलता है। ठीक है, ये रोग क्या करता है? फैलता है ये रोग भी, ये रोग फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मतलब मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? बताइए मलेरिया जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन ए है कंटेमिनेटेड फूड, मतलब दूषित भोजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, मतलब हवा में फैली बूंदें, ऑप्शन नंबर सी है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन नंबर डी है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब सीधा संपर्क। तो बताइए मलेरिया किस चीज से फैलता है? इनमें से बताइए मलेरिया किस चीज से फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए, और जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ मैं, वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगी आपको, जो क्वेश्चन सही है मैं उसी के बारे में ही बताऊंगी आपको। मैं आपको किसी को गलत शिक्षा नहीं दूंगी। पढ़ाने के लिए कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर कोई यूट्यूब पर पढ़ाता है तो वो पढ़ाने के लिए ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही होगा तभी वो पढ़ाने के लिए आता है। ऐसे ही मुंह उठा के तो कोई पढ़ाने आ नहीं जाएगा। तो आप कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि आप क्या कमेंट करें। पहले आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि आप पहले प्लीज क्वेश्चन और ऑप्शन को सही तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही आप राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, जो एवरेज चीज होती है मैं वही बताती हूँ, जो एग्जैक्ट चीज होती है, एग्जैक्ट जो आंसर होता है मैं वही आंसर बताऊंगी आपको, मैं गलत आंसर आपको कभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप प्लीज गलत कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गलत कमेंट मत कीजिएगा। हाँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लीजिए। देखिए यूट्यूब पर मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना समझाती हूँ,
अब देखिए पूरा एकदम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए एकदम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पर। तो प्लीज आप लोग, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चीज समझ नहीं आई, इस चीज के बारे में हमें बता दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा है मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगी। ओके, तो आपको जो भी सही लगता है, मैं ये नहीं बोल रही आप कमेंट मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत बोल रहे हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि आप जब भी बोलते हैं, आप जब भी कुछ लिखते हैं कमेंट में, तो प्लीज एक बार आप, और अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको सही राह ही दिखाऊंगी, सही एडवाइस दूंगी, मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगी और मैं कोई गलत आंसर नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आप लोग ये सब मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ या गलत आंसर दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, किसी और बुक में सर्च कर सकते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं गलत बता रही हूँ तो, अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ तो आप देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, कोई बुक में उठा के देख लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, मलेरिया रोग उत्पन्न कैसे होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिस इज अ मोड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब सीधे संचरण का कौन सा तरीका है। बताइए सीधे संचरण का कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन ए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रक्त संक्रमण। ऑप्शन बी है कंटामिनेटेड वाटर, मतलब दूषित पानी। ऑप्शन सी है किसिंग, मतलब चुंबन। ऑप्शन नंबर डी है मॉस्किटो बाइट, मतलब मच्छर का काटना। तो बताइए सीधे संचरण का कौन सा तरीका है। सीधे संचरण का कौन सा तरीका है, मतलब कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है उसका सीधा तरीका क्या है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किसिंग। क्या हो जाएगा, किसिंग हो जाएगा राइट आंसर। देखिए रक्त संक्रमण ये तो होगा नहीं, रक्त संक्रमण ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सीधा संचरण जो होता है वो ड्रॉपलेट बूंदों से होता है। ठीक है, मतलब कि जो श्वसन बूंदें होती हैं उससे सीधा संचरण होता है। सही तरीका बताऊं तो मैं, सीधा संचरण जो होता है, जो मनुष्य जब बात करते हैं तो जो श्वसन में जो बूंदें होती हैं उससे क्या होता है, सीधा संचरण होता है। ठीक है, वो क्या होती है, वो सीधा संचरण का तरीका होता है। जो श्वसन में जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप होती हैं, वो श्वसन का सीधा संचरण होता है। तो रक्त संक्रमण ये तो होगा नहीं, दूषित पानी ये भी नहीं होगा राइट आंसर। तो मच्छर का काटना ये भी नहीं हो सकता, राइट आंसर हो जाएगा चुंबन। राइट आंसर हो जाएगा इसका किसिंग, किसिंग हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो किसिंग करते हैं जो, तो उसमें जो श्वसन में जो होती है, वायु में जो होती है, क्या जाती है, जो ड्रॉप जाती है। ठीक है, वायु में ड्रॉप जाती है, तो वो होता है हमारा सीधा संचरण का तरीका। श्वसन ड्रॉप जो होती है, श्वसन बूंदे जो होती हैं, वो किसिंग से ही जाएंगी, ना ही दूषित पानी से जाएंगी, ना ही रक्त संक्रमण से जाएंगी, ना ही मच्छर के काटने से जाएंगी। तो श्वसन की जो बूंदे हैं वो किसिंग करने से जाएंगी। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू, मतलब बूंद संक्रमण किसके माध्यम से फैलता है। अब बताइए बूंद संक्रमण किसके माध्यम से फैलता है। जो बूंद संक्रमण होता है, जो हमारे बात करने से जो बूंद जाती हैं वो संक्रमण होता है। बात करने से जो बूंद जाती हैं वो किसके माध्यम से फैलता है। तो बताइए ऑप्शन ए है हमारा सलाइवा एंड कफ। ऑप्शन ए है सलाइवा एंड कफ, मतलब लार और खांसी। ऑप्शन बी है इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कीड़ों के काटने। ऑप्शन सी है कंटेमिनेटेड
फूड मतलब दूषित भोजन, ऑप्शन डी है सॉइल कांटेक्ट मतलब मिट्टी के संपर्क। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर होगा इसका, देखिए मिट्टी के संपर्क में बूंदे थोड़ी ना जाएंगी, मिट्टी संपर्क में बूंदे तो जा ही नहीं सकती। दूषित भोजन से बूंदे कैसे जाएंगी बताइए, नहीं जाएंगी। और कीड़ों के काटने से भी बूंदे नहीं जाएंगी। तो बूंदे जाती हैं हमारी जो सलाइवा होता है, सलाइवा या खांसी जो जब करते हैं तो वो क्या होती है, बूंद जो होती हैं वो एक दूसरे के पास पहुंच जाती है, ठीक है। जो बूंद होती हैं तो वो क्या होती हैं, जो बूंद संक्रमण फैलाती है। जो हमारी खांसी से जो बूंद निकलती हैं, या फिर उसको सलाइवा भी बोल सकते हैं, सलाइवा और खांसी बोल सकते हैं, मतलब लार और खांसी जो बूंद होती हैं उससे क्या होता है, संक्रमण होता है, ठीक है। जो हमारी सलाइवा से संक्रमण होता है, ना ही वो कीड़े के काटने से होता है, ना ही दूषित भोजन से होता है, ना ही मिट्टी के संपर्क से होता है। तो जो बूंद संक्रमण है तो वो सलाइवा और कफ के कारण होता है। सलाइवा और कफ के माध्यम से फैलता है संक्रमण। बूंद संक्रमण सलाइवा और कफ के माध्यम से फैलेगा, ठीक है। ना ही कीड़ों के काटने से फैलेगा, ना ही दूषित भोजन से, ना ही मिट्टी से। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ दीज डिसीज स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन मतलब इनमें से कौन सा रोग वायु रहित संचरण से फैलता है। अब बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो वायु से फैलता है। तो ऑप्शन ए है हमारा कॉलेरा मतलब हैजा, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस मतलब तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है डेंगू। तो बताइए इनमें से कौन सा रोग वायु रहित संचरण से फैलता है। वायु से इनमें से कौन सा रोग फैलता है बताइए जल्दी। राइट आंसर बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए। वायु से कौन सा रोग फैलता है। देखिए हैजा तो फैलेगा नहीं, हैजा वायु से नहीं फैलता है, ठीक है। ना ही मलेरिया वायु से फैलता है, मलेरिया तो किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। और ना ही डेंगू फैलता है, डेंगू भी नहीं फैलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन नंबर बी बचा है, मतलब तपेदिक। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है, वायु संचरण से फैलता है, ठीक है। वायु वाहित संचरण से फैलता है, जो वायु में जो कण होते हैं उससे फैलता है, ठीक है। वायु से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, वायु वाहित संचरण से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय मतलब दांत किसके कारण होता है। बताइए जो दांत बीमारी है, रिंगवॉर्म जो होते हैं गोल गोल चकते टाइप के बन जाते हैं, रेड टाइप के। तो बताइए वो किसके कारण होते हैं, दांत किसके कारण होता है बताइए। खुजली भी होती है, जो दांत होती है वो बहुत खुजली करती है। तो बताइए वो किसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए है वायरस मतलब विषाणु, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है पैरासाइट मतलब परजीवी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी, फंगस मतलब फफूंदी से। फफूंदी से क्या होता है, रिंगवॉर्म। किससे होता है, फफूंदी से मतलब फंगस से रिंगवॉर्म होता है, ठीक है। ना ही वो विषाणु से होता है, ना ही बैक्टीरिया से होता है, ना ही परजीवी से होता है। तो वो होता है फफूंदी से मतलब फंगस से। फंगस इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड इन नर्सिंग मतलब नर्सिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक बैरियर विधि है। बताइए नर्सिंग में निम्नलिखित में से कौन एक बैरियर विधि है। तो बताइए कौन सी है इनमें से बैरियर विधि। तो ऑप्शन ए है मालिश मतलब मसाज, ऑप्शन बी है ग्लव्स यूज, ऑप्शन डी है ग्लव्स यूज मतलब दस्तानों का प्रयोग,
ऑप्शन बी है गिविंग इंजेक्शंस मतलब इंजेक्शन देना। ऑप्शन डी है फीडिंग पेशेंट्स मतलब रोगी को खाना देना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है नर्सिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक बैरियर विधि है। बताइए नर्सिंग में निम्नलिखित में से कौन एक बैरियर विधि है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ग्लव्स यूज मतलब दस्तानों का प्रयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका दस्तानों का प्रयोग। दस्तानों का प्रयोग बैरियर विधि है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरियर नर्सिंग। क्या है व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरियर नर्सिंग मतलब बैरियर नर्सिंग का उद्देश्य क्या है। बताइए बैरियर नर्सिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है पेन रिलीफ मतलब दर्द निवारण। ऑप्शन बी है इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब संक्रमण से बचाव। ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेस रिडक्शन मतलब तनाव कम करना। ऑप्शन डी है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवा देना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य रोगियों को संक्रामक रोगों से बचाना। क्या है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य रोगियों को संक्रामक रोगों से बचाना इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब संक्रमण से बचाव। संक्रमण से बचाव करती है बैरियर विधि। ठीक है नर्सिंग बैरियर विधि। बैरियर नर्सिंग का उद्देश्य है संक्रमण से बचाव करना। ठीक है बैरियर नर्सिंग का उद्देश्य संक्रमण से बचाव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विच पीपीई इज एसेंशियल फॉर एयरबॉर्न इन्फेक्शंस मतलब वायुवाहित संक्रमणों के लिए कौन सा पीपीई आवश्यक है। अब क्या पूछा है जो वायुवाहित संक्रमण जो होते हैं उनके लिए कौन सा पीपीई आवश्यक है। जो पीपीई किट होती है वो कौन सी पीपीई है। कौन सी पीपीई है जो आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है क्लॉथ मास्क। ऑप्शन ए है क्लॉथ मास्क मतलब कपड़े का मास्क। ऑप्शन बी है N95 मास्क। ऑप्शन नंबर सी है सर्जिकल कैप। ऑप्शन नंबर डी है ग्लव्स ओनली मतलब केवल दस्ताने। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इनमें से। बताइए इनमें से कौन सी पीपीई आवश्यक होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी N95 मास्क। क्या हो जाएगी N95 मास्क राइट आंसर हो जाएगा। देखिए N95 जो मास्क है वो मास्क हवा में मौजूद जो धूल के कण होते हैं जो फफूंद होती है उसको सांस के साथ अंदर लेने से बचाता है। जो N95 मास्क है जो धूल के कण होते हैं और फफूंद टाइप की जो होती है उसको सांस के साथ अंदर लेने से बचाता है N95। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे वायुवाहित संक्रमणों के लिए कौन सा पीपीई आवश्यक है। तो N95 आवश्यक है क्योंकि N95 जो मास्क होता है वो धूल और फफूंद छानने के लिए बनाया गया है। ठीक है N95 धूल और फफूंद छानने के लिए ही है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा हैंड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक। क्या पूछा है हैंड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक मतलब हैंड हाइजीन किसे तोड़ने में मदद करती है। बताइए हैंड हाइजीन किसे तोड़ने में मदद करती है इनमें से। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप। ऑप्शन बी है चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब संक्रमण की श्रृंखला। ऑप्शन सी है जेनेटिक कोड मतलब आनुवंशिक कोड। ऑप्शन नंबर डी है पेन साइकिल मतलब दर्द चक्र। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रक्तचाप हैंड हाइजीन रक्तचाप को कैसे करती है। बताइए रक्तचाप को कम करेगी ना ही बढ़ाएगी। हाँ रक्तचाप से कोई लेना देना नहीं है हैंड हाइजीन का। ठीक है और आनुवंशिक का भी कोई लेना देना नहीं है। जेनेटिक कोड हैंड वॉश से क्या मतलब है। हैंड हाइजीन से क्या मतलब है आनुवंशिक कोड का। फिर क्या है दर्द चक्र से भी हैंड हाइजीन का कोई मतलब नहीं है। हैंड हाइजीन
हाइजीन मतलब होती है स्वच्छता, तो हैंड हाइजीन से दर्द चक्र क्या होगा, दर्द चक्र से क्या मतलब है, तो राइट आंसर क्या बचा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। संक्रमण की श्रृंखला, संक्रमण की श्रृंखला क्या करेगी, हैंड हाइजीन तोड़ने में मदद करती है, ठीक है, संक्रमण की श्रृंखला हैंड हाइजीन मदद करती है तोड़ने में, संक्रमण बचाती है, मतलब कि संक्रमण होने से बचाती है हैंड हाइजीन। अगर आप अपने हाथ को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तो संक्रमण नहीं होगा, मतलब कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मदद करेगी हमारी हैंड हाइजीन, मतलब हाथ साफ सुथरे रहेंगे तो संक्रमण होगा ही नहीं आपको, ठीक है, संक्रमण नहीं होगा हाथ साफ सुथरे रहेंगे आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है Which of these is not a vector-borne disease? क्या है? Which of these is not a vector-borne disease? मतलब इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित, मतलब इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है HIV या एड्स, ऑप्शन नंबर डी है चिकनगुनिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में क्या है, फिर से पढ़िए आप। क्वेश्चन में दिया है हमारे इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है नॉट। बताइए क्या नहीं है इनमें से कौन सा रोग वाहक जनित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है, रोग वाहक जनित नहीं है, ठीक है, HIV या एड्स, HIV एड्स रोग वाहक जनित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, आइसोलेशन इज अ पार्ट ऑफ, क्या है, आइसोलेशन इज अ पार्ट ऑफ मतलब अलगाव किसका एक भाग है, बताइए अलगाव किसका एक भाग है। तो ऑप्शन ए है हमारा इमरजेंसी केयर मतलब आपातकालीन देखभाल, ऑप्शन बी है बैरियर नर्सिंग, ऑप्शन सी है होम रेमेडीज मतलब घरेलू उपचार, ऑप्शन डी है फिजियोथेरेपी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में पूछा है अलगाव किसका एक भाग है, तो बताइए इनमें से किसका एक भाग है अलगाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए आपातकालीन देखभाल अलगाव नहीं है, ठीक है, घरेलू उपचार भी नहीं हो सकता, ना ही फिजियोथेरेपी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बैरियर नर्सिंग। क्या होगा, बैरियर नर्सिंग हो जाएगा राइट आंसर इसका। आइसोलेशन का एक भाग है बैरियर नर्सिंग, ठीक है, बैरियर नर्सिंग मतलब कि आइसोलेशन मतलब बैरियर नर्सिंग मतलब बताया ही था आपको, बैरियर नर्सिंग मतलब हुआ पीपीई किट, ठीक है, बैरियर नर्सिंग का मतलब हुआ जो पीपीई किट जो होती है वो हुआ, मतलब पीपीई किट में मास्क आता है, गाउन आती है, ग्लव्स आते हैं, कैप आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, तो बैरियर नर्सिंग आ गया राइट आंसर। आइसोलेशन हम कब करते हैं, जब पेशेंट को फैलने वाली बीमारी हो जाती है, जो छूने से भी फैल जाती है वो बीमारी, तब हम क्या करते हैं, तब हम आइसोलेशन करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन करते हैं, पेशेंट को दूसरे पेशेंट से बचाते हैं या दूसरे लोगों से बचाते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों से ऐसे बचाते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी ये बीमारी ना हो जाए, ठीक है, आपको जो बीमारी हुई है वो दूसरे लोगों को भी ना हो जाए, इसलिए हम पीपीई का मतलब बैरियर नर्सिंग का यूज करते हैं, बैरियर नर्सिंग एक भाग है, इसीलिए हम पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्लव्स, गाउन और भी चीज होती है, ग्लव्स, गाउन, दस्ताने और भी जो भी चीज होती है वो सब पीपीई किट में आती हैं, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बैरियर नर्सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन मतलब क्रॉस इन्फेक्शन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, बताइए इनमें से क्रॉस इन्फेक्शन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है वियरिंग ज्वेलरी मतलब गहने पहनना, ऑप्शन बी है शेयरिंग टॉवेल मतलब तौलिए साझा करना, ऑप्शन नंबर सी है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग मतलब बार बार हाथ धोना, ऑप्शन नंबर डी है क्लोज कांटेक्ट मतलब निकट संपर्क। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका।
क्वेश्चन में पूछा है क्रॉस इन्फेक्शन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका पूछा है। जो सबसे प्रभावी तरीका है वो पूछा है, तो बताइए सबसे प्रभावी तरीका क्या है क्रॉस इन्फेक्शन का। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रॉस इन्फेक्शन रोकने का प्रभावी तरीका, रोकने का पूछा है। ये तौलिया वाला तो फैल जाएगा, तौलिया साझा करना तो ये तो फैलता है रोग, ठीक है। गहने पहनना ये तो होगा नहीं। निकट संपर्क, इससे भी क्या होगा, रोग फैलेगा निकट संपर्क से। तो इसे रोकने का पूछा है, तो रोकने का प्रभावी तरीका है बार बार हाथ धोना। अगर आप बार बार हाथ धोंगे, हाथों को स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छता बनी रहेगी और इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बार बार हाथ धोंगे तो स्वच्छता रहेगी, आपके हाथ साफ रहेंगे, तो वो क्या होगा, प्रभावी तरीका हो जाएगा हाथ धोना। प्रभावी तरीका हो जाएगा हमारा बार बार हाथ धोना, मतलब हाथों की स्वच्छता से क्या होगा, इन्फेक्शन रुक सकता है, ठीक है। हाथों की स्वच्छता से क्रॉस इन्फेक्शन रुक सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मतलब बार बार हाथ धोना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार हाथ धो के आप अपने हाथ स्वच्छ रखेंगे। क्रॉस इन्फेक्शन होता है जो कंटेमिनेशन तब होता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण फैलाता है, मतलब कि एक व्यक्ति एक दूसरे को संक्रमण फैलाता है, तब इसे रोकने के लिए हम हैंड वॉश का यूज करते हैं, ठीक है। इसे रोकने के लिए हम बार बार हाथ धोते हैं, ठीक है। हाथ धोने से स्वच्छता रहेगी, कीटाणु हट जाएंगे, तो जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, रुक जाएगा इन्फेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी बेस्ड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूड्स, मतलब समुदाय आधारित संक्रमण नियंत्रण में शामिल है। समुदाय आधारित संक्रमण नियंत्रण में शामिल है, तो ऑप्शन ए है ओनली हॉस्पिटल केयर, मतलब केवल अस्पताल देखभाल। ऑप्शन बी है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, मतलब जन स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन सी है प्राइवेट ट्रीटमेंट, मतलब निजी इलाज। ऑप्शन डी है इग्नोरिंग सिम्टम्स, मतलब लक्षणों को अनदेखा करना। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, समुदाय आधारित संक्रमण नियंत्रण में शामिल है, तो बताइए समुदाय आधारित संक्रमण नियंत्रण में शामिल है, तो बताइए इनमें से क्या शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, मतलब जन स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय आधारित संक्रमण नियंत्रण में शामिल है। संक्रमण को नियंत्रित करने में शामिल क्या होगी, जन स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब पब्लिक को आप हेल्थ एजुकेशन देंगे तो क्या है, संक्रमण नियंत्रण रहेगा, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देना जरूरी है। तो चलिए राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फोमाइट्स आर, मतलब फोमाइट्स क्या होते हैं, बताइए फोमाइट्स क्या होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, मतलब संक्रमित बूंदें। ऑप्शन सी है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूषित वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी है एयर पार्टिकल्स, मतलब वायु कण। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दूषित वस्तुएं, मतलब कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। देखिए जैसे दरवाजे का हैंडल है और अगर फोमाइट्स वाले पेशेंट ने इसे छू लिया और यही हैंडल अगर दूसरा व्यक्ति छू लेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी इसी हैंडल को छुएगा तो उसको भी हो जाएगा, मतलब कि दूषित वस्तुओं से फोमाइट्स होते हैं, मतलब कि दूषित वस्तुओं से होता है फोमाइट्स, ठीक है। फोमाइट्स जो होता है दूषित वस्तुओं से होता है, ठीक है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस हैंडल को छू लेगा जो फोमाइट वाला व्यक्ति ने छुआ है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी फैला सकता है ये बीमारी, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दूषित वस्तुएं, मतलब कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब पीपीई इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब होता है पीपीई, इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, मतलब पीपीई
में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? बताइए इनमें से पीपीई में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से पीपीई जो किट होती है हमारी, पीपीई जो कोविड टाइम चली होगी, कोविड टाइम आपने पीपीई किट पहनी होगी, तो बताइए पीपीई किट में इनमें से क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है वो बताइए। और इनमें से क्या क्या आता है पीपीई किट में और क्या नहीं आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं, पीपीई जो किट होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीज नहीं आ सकती, तो बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं, जरूर बताइएगा इसका आंसर। मैं जो पूछ रही हूँ उसको जरूर बताइएगा कि पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये जरूर बताइएगा आप, ठीक है। आपको याद रहेगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो राइट आंसर बताइए इसका। इसमें पूछा है पीपीई किट में क्या शामिल नहीं है, इनमें से क्या शामिल नहीं है ये बताइए। क्या नहीं आएगा इनमें से पीपीई किट में? देखिए पीपीई किट में ग्लव्स तो आते ही हैं, एप्रॉन भी आता है पीपीई किट में, मास्क भी आता है, घड़ी नहीं आती भाई, घड़ी कहाँ से आएगी पीपीई किट में, घड़ी तो आ ही नहीं सकती, पीपीई किट में घड़ी नहीं आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पीपीई किट में दस्ताने आते हैं, एप्रॉन आते हैं, मास्क आते हैं, पर घड़ी नहीं आती, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसको भी पता है पीपीई किट में क्या क्या चीजें आती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पीपीई किट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच लेवल ऑफ पीपीई नीडेड फॉर एबोला केयर, मतलब एबोला रोगी की देखभाल के लिए पीपीई का कौन सा स्तर आवश्यक है। बताइए एबोला रोगी जो होते हैं उनके लिए पीपीई कौन सा स्तर आवश्यक है, पीपीई किट में कौन सा स्तर आवश्यक है, बताइए एबोला के रोगी में। पहले हम जान लेते हैं कि एबोला क्या होता है। एबोला जो है वो क्या होता है ये जान लीजिए। एबोला जो है वो एक वायरस है, अत्यधिक संक्रामक वायरस है एबोला, ठीक है, जो शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। एबोला जो है वो शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है और वो एक संक्रामक रोग है, संक्रामक वायरस है एबोला, ठीक है। और एबोला जो है वो एक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है, इसलिए त्वचा, श्वसन और आंखों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की पीपीई किट आवश्यक होती है, ठीक है। इसके लिए एबोला के लिए उच्च स्तर की पीपीई किट आवश्यक होती है, ऊंचे स्तर की पीपीई किट आवश्यक होती है इसमें। तो बताइए इनमें से कौन सी पीपीई किट आवश्यक होती है, पहले आप बताइए कौन सी पीपीई किट आवश्यक होगी इनमें से। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। फर्स्ट में है लेवल फर्स्ट, मतलब बेसिक स्तर, लेवल फर्स्ट है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, नॉन ऑफ दी है, मतलब कोई नहीं। बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर, कौन से लेवल की इसमें पीपीई किट इस्तेमाल करेंगे, बताइए। पीपीई किट में भी लेवल होते हैं, तो बताइए कौन से स्तर की पीपीई किट की जरूरत पड़ेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बोली थी कि इसको उच्च स्तर की, इबोला में जो है उच्च स्तर की पीपीई किट की जरूरत होती है, ठीक है, उच्च स्तर की पीपीई किट की जरूरत होती है। और उच्च स्तर की पीपीई किट में क्या क्या होना चाहिए पता है ना आपको, उच्च स्तर की पीपीई किट में होना चाहिए। आप बताइएगा कि उच्च स्तर की पीपीई किट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, उच्च स्तर की जो पीपीई किट होती है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इबोला में किसकी उच्च स्तर की पीपीई किट की जरूरत होती है, तो लेवल 3 की, स्तर 3 की, देखो अधिकतम लिखा है ना इसमें, अधिकतम उच्च स्तर मतलब, तो लेवल 3 की पीपीई किट की जरूरत पड़ती है इबोला में, क्योंकि इबोला एक वायरस संक्रमित रोग है। इबोला एक वायरस अत्यधिक संक्रामक रोग है,
इसलिए हमें उच्च स्तर की पीपीई किट की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए उच्च स्तर की पीपीई किट में क्या क्या होता है, क्या क्या सामान होते हैं उच्च स्तर की पीपीई किट में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उच्च स्तर की पीपीई किट में क्या क्या चीजें होती हैं, उच्च स्तर की पीपीई किट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अ वेक्टर इज मतलब एक वाहक होता है। बताइए एक वाहक होता है, क्या होता है इनमें से एक वाहक। तो ऑप्शन ए है अ केमिकल एजेंट मतलब रासायनिक पदार्थ। ऑप्शन बी है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। ऑप्शन नंबर सी है एन इंसेक्ट और एनिमल दैट कैरीज डिसीज मतलब रोग फैलाने वाला कीट या जानवर। ऑप्शन डी है अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर। तो बताइए एक वाहक होता है, तो बताइए इनमें से एक वाहक क्या होता है, कौन होता है एक वाहक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, इन इंसेक्ट और एनिमल दैट कैरीज डिसीज मतलब रोग फैलाने वाला एक कीट या जानवर। क्या होता है, एक वाहक होता है रोग फैलाने वाला कीट या जानवर। ठीक है, रोग फैलाने वाला कीट या जानवर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब अप्रत्यक्ष संचरण का एक उदाहरण क्या है। क्या पूछा है, अप्रत्यक्ष संचरण का एक उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए है किसिंग, ऑप्शन बी है हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, ऑप्शन सी है शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज मतलब संक्रमित सिरिंज साझा करना, ऑप्शन डी है मदर टू चाइल्ड मतलब माँ से बच्चे को। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज मतलब संक्रमित सिरिंज साझा करना। क्या होगा, संक्रमित सिरिंज साझा करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना ही चुंबन होगा, ना ही हाथ मिलाना होगा, ना ही बच्चे को माँ से, ना ही माँ से बच्चे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित सिरिंज साझा करने से। ठीक है, अप्रत्यक्ष संचरण का एक उदाहरण है वो है संक्रमित सिरिंज साझा करने से, संक्रमित सिरिंज साझा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, किस रोग में कड़े वायु वाहित सावधानी की आवश्यकता होती है। बताइए इनमें से किस रोग में कड़े वायु वाहित सावधानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है कॉलेरा, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा राइट आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किस रोग में कड़े वायु वाहित सावधानी की आवश्यकता होती है। कड़े वायु से क्या फैलता है, वायु से तपेदिक फैलता है। ठीक है, वायु वाहित क्या है, तपेदिक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका तपेदिक। ठीक है, इससे पहले भी पढ़ा हुआ है हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पढ़ा हुआ है इससे पहले, तो देख लीजिएगा आप। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, द चेन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट मतलब संक्रमण की श्रृंखला में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बताइए शामिल नहीं है पूछा है, तो बताइए संक्रमण की श्रृंखला में इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है इन्फेक्शियस एजेंट मतलब संक्रामक कारक, ऑप्शन बी है ससेप्टिबल होस्ट मतलब संवेदनशील मेजबान, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसमिशन मतलब संचरण, ऑप्शन नंबर डी है बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संक्रमण की श्रृंखला में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, क्या शामिल नहीं है इनमें से, तो इनमें से क्या शामिल नहीं है, बॉडी टेम्परेचर शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संक्रामक कारक ये तो होता ही है, संवेदनशील मेजबान ये भी होता है, संचरण भी होता है। तो शामिल क्या नहीं होता है, शामिल नहीं होता है इसमें शरीर का तापमान। संक्रमण की श्रृंखला में शरीर का तापमान शामिल नहीं होता है संक्रमण की श्रृंखला में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डॉनिंग पीपीई। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डॉनिंग पीपीई मतलब पीपीई पहनने का सही क्रम क्या है। अब पूछा है पीपीई पहनने का सही क्रम क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ठीक है, सबसे पहले क्या पहनते हैं आप बताइए। पीपीई किट जब पहनते हैं तो इनमें से आप सबसे पहले क्या पहनेंगे। ऑप्शन ए है सबसे पहले ग्लव्स, मास्क, फिर गाउन, फिर गोगल्स। ऑप्शन बी कहता है हमारा पहले आपको गाउन पहनना है, फिर मास्क पहनना है, फिर गोगल्स पहनना है, फिर ग्लव्स पहनना है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा मास्क पहनना है पहले आपको, फिर गाउन पहनना है, फिर ग्लव्स पहनना है, फिर गोगल्स पहनना है। और ऑप्शन डी कहता है हमारा नहीं, पहले गोगल्स पहनना है, फिर ग्लव्स पहनना है, फिर गाउन पहनना है, फिर मास्क पहनना है। तो बताइए इनमें से सबसे पहले आप क्या पहनेंगे। जब पीपीई किट आप पहनते हैं, कोविड टाइम आपने पीपीई किट पहनी थी, तो उस टाइम आप सबसे पहले क्या पहनते थे बताइए। जिसको भी इसका सही आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे चल के आपको काम आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके काम का ही क्वेश्चन है। वैसे तो सभी आपके काम के ही क्वेश्चन है, पर ये आईएमपी क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए क्या है। ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ये। कभी आप एम्स की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे, ठीक है। इसमें भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में आया है तो पूछेंगे जरूर। स्टाफ नर्स के जो सिलेबस में ये स्टाफ नर्स की जो सिलेबस में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को गड़बड़ मत कर लीजिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सही से पढ़िए, बिल्कुल याद कर लीजिए पढ़कर। इसको तो आपको याद ही कर लेना है, याद कर लेंगे तभी आप याद करें। वैसे आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या क्या पहनना है। आप पूरी सीरीज से बताएंगे, पहले क्या पहनेंगे उसके बाद क्या पहनेंगे, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा, पूरा याद रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। पहले आप क्या करेंगे, गाउन पहनेंगे, ठीक है, पहले आपको गाउन पहनना है, फिर मास्क लगाना है, फिर उसके बाद गोगल लगाना है, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स आपको सबसे पहले नहीं पहनना है, ठीक है, ग्लव्स सबसे पहले नहीं पहनना है, ग्लव्स सबसे लास्ट में पहने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको गाउन पहननी है, गाउन के बाद मास्क, फिर गोगल्स, फिर ग्लव्स पहनना है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। क्या पूछा है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज मतलब संक्रामक रोग का लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक रोग का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से संक्रामक रोग का लक्षण। तो ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन नंबर बी है फटीग मतलब थकावट, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर डी है डायरिया। तो बताइए इनमें से क्या नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक रोग का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो होता है वो संक्रामक रोग नहीं होता है, ठीक है, फ्रैक्चर संक्रामक रोग हो ही नहीं सकता है। फ्रैक्चर तो गिरने या हड्डी टूटने से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25 क्वेश्चन में पूछा है हमारे, बैरियर नर्सिंग इज स्पेशली यूजफुल इन मतलब बैरियर नर्सिंग विशेष रूप से उपयोगी है। बताइए इनमें से किन में उपयोगी है बैरियर नर्सिंग। तो ऑप्शन ए है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मतलब असंक्रामक रोग, ऑप्शन बी है इन्फेक्शियस डिसीज मतलब संक्रामक रोग,
ऑप्शन सी है इंजरीज ओनली, केवल चोटों के लिए। ऑप्शन डी है सर्जरी केसेस, मतलब शल्य क्रिया मामलों में। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। बैरियर नर्सिंग विशेष रूप से उपयोगी है पूछा है, ठीक है। तो इनमें से किसमें उपयोगी है, विशेष रूप से पूछा है, ठीक है। तो विशेष रूप से इनमें से किसमें उपयोगी है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोग। क्या होता है, संक्रामक रोग बैरियर नर्सिंग होती है, ठीक है। तो उपयोगी किसमें है, इन्फेक्शियस डिसीज मतलब संक्रामक रोग। ना ही असंक्रामक रोग होगा, ना ही केवल चोटों में होगा, ना ही शल्य क्रिया मामलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संक्रामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द रोल ऑफ मास्क इन बैरियर नर्सिंग। अब बताइए बैरियर नर्सिंग में मास्क की भूमिका क्या है। बताइए बैरियर नर्सिंग में मास्क की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए है स्टाइल के लिए पहनते हैं क्या आप मास्क। ऑप्शन बी है कंफर्ट मतलब आराम के लिए। ऑप्शन नंबर सी है इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब संक्रमण नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर डी है डेकोरेशन मतलब सजावट के लिए। इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्शन कंट्रोल। देखिए मास्क हम स्टाइल के लिए नहीं पहनते, ठीक है। ना ही स्टाइल के लिए पहना जाता है, ना ही आराम के लिए पहना जाता है, ना ही सजावट के लिए पहना जाता है। मास्क हम पहनते हैं संक्रमण नियंत्रण के लिए। संक्रमण को रोकने के लिए हम मास्क का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अ नेगेटिव प्रेशर रूम इन यूज फॉर। मतलब नेगेटिव प्रेशर रूम किसके लिए उपयोग किया जाता है। बताइए नेगेटिव प्रेशर रूम किसके लिए उपयोग होता है। बताइए किसके लिए उपयोग होता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा कोल्ड स्टोरेज मतलब शीत भंडारण। ऑप्शन बी है एयरबोर्न आइसोलेशन मतलब वायुवाहित पृथक्करण। ऑप्शन सी है फिजिकल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी। ऑप्शन नंबर डी है कैंसर ट्रीटमेंट मतलब कैंसर उपचार। तो बताइए नेगेटिव प्रेशर रूम क्या होता है। तो बताइए नेगेटिव प्रेशर रूम किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एयरबोर्न आइसोलेशन। क्या हो जाएगा, एयरबोर्न आइसोलेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर रूम जो होता है, नेगेटिव प्रेशर रूम को हम बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन जो रूम होता है जिसमें हम पेशेंट को आइसोलेशन करते हैं उसको हम नेगेटिव प्रेशर रूम भी कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह संक्रामक बीमारियों वाले रोगियों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम संक्रामक बीमारियों वाले रोगों को अलग करने के लिए किया जाता है ताकि हवा के माध्यम से फैलने वाले कीटाणुओं को दूसरों तक फैलने से रोका जा सके, ठीक है। इसलिए हम नेगेटिव प्रेशर रूम का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और यह एक विशेष प्रकार का कमरा होता है जो कि हवा के दबाव को नियंत्रित करता है, जिससे कमरे के अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। जिससे कमरे की हवा बाहर नहीं निकल पाती है, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर रूम। तो किसके लिए उपयोग होता है, तो वायुवाहित पृथक्करण के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू। मतलब HIV किसके माध्यम से फैलता है। बताइए जो HIV रोग होता है वो किसके माध्यम से फैलता है। HIV रोग किसके माध्यम से फैलता है। HIV का फुल फॉर्म पता है ना आपको। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो बताइए HIV किसके द्वारा होता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है खांसी, ऑप्शन बी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी है यौन संपर्क से, ऑप्शन डी है स्नीजिंग मतलब छींक से। तो बताइए किसके कारण होता है, किसके कारण होता है HIV रोग। पता होगा आपको इसका आंसर, तो बताइए। वैसे सबको ही पता होगा इसका आंसर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का।
तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी, यौन संपर्क से। सेक्सुअल कांटेक्ट से HIV होता है, ठीक है। HIV किससे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है। यौन संबंध से HIV रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग हैंड्स विद सोप हेल्प टू। क्या है? वॉशिंग हैंड्स विद सोप हेल्प्स टू, मतलब साबुन से हाथ धोना किस में मदद करता है? बताइए, साबुन से हाथ धोना किस में मदद करता है? तो ऑप्शन ए है इंक्रीज वेट, मतलब वजन बढ़ाना। ऑप्शन बी स्प्रेड जर्म्स, मतलब रोगाणु फैलाना। ऑप्शन सी है रिमूव पैथोजेंस, मतलब रोग जनकों को हटाना। ऑप्शन डी है कॉज ड्राइनेस, मतलब सूखापन लाना, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? साबुन से हाथ धोना किस में मदद करता है? बताइए, साबुन से हाथ धोना किस में मदद करेगा इनमें से? तो ऑब्वियसली रोग जनकों को हटाना साबुन से हाथ धोना मदद करता है, ठीक है। रोग जनकों को हटाता है साबुन से हाथ धोना, ठीक है। रिमूव पैथोजेंस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्ले अ की रोल इन। क्या है? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स प्ले अ की रोल इन, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताइए क्या होती है? तो ऑप्शन ए है पार्टी मैनेजमेंट, मतलब पार्टी प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डिसीज सर्विलेंस एंड अवेयरनेस, मतलब रोग निगरानी और जागरूकता। ऑप्शन सी है बिजनेस प्रमोशन, मतलब व्यापार बढ़ावा। ऑप्शन सी है एग्जाम इन्विजिलेशन, मतलब परीक्षा निगरानी। तो बताइए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, डिसीज सर्विलेंस एंड अवेयरनेस, मतलब रोग निगरानी और जागरूकता। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती हैं वो रोग निगरानी और जागरूकता को देखती हैं, ठीक है। रोग निगरानी और जागरूकता की भूमिका है उनकी, ठीक है। क्या है भूमिका? रोग निगरानी और जागरूकता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये वीडियो, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी बताइएगा। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछे जाते हैं, एम्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही से पढ़ेंगे, अपना माइंड स्थिर करके पढ़ेंगे आप, तो आपको ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। माइंड स्थिर करके पढ़िएगा, ठीक है। माइंड को इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिएगा, माइंड को एक जगह करके ही पढ़िएगा। अगर आप माइंड को एक जगह करके पढ़ेंगे तो आप वो चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, और अगर आपका माइंड डाइवर्ट इधर उधर होगा इस काम में उस काम में, तो आप ज़रूर भूल जाएंगे उन क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जो भी आंसर आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि आप उस आंसर को आप हमेशा याद रख सकें, ठीक है। वो आंसर आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप उस आंसर को कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लिखना ही तो है। लिखने से तो आपकी एजुकेशन और बढ़ेगी, लिखने से आपकी बुद्धि और बढ़ेगी, ठीक है। लिखने से आपका नॉलेज और बढ़ेगा, तो इसलिए लिखने से आपका कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी मुझे आपके लिखने से भी मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मुझे हासिल होगा तो वो सिर्फ मोटिवेशन हासिल होगा, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ, ठीक है। और देखिए, मैं आपको कभी गलत पढ़ाई नहीं करवाऊंगी, ठीक है, ना ही आपको कोई गलत आंसर दूंगी। जो आंसर उस क्वेश्चन के लिए बना है मैं वही आंसर दूंगी, अदरवाइज कोई आंसर नहीं दूंगी, ठीक है। आपको कोई गलत आंसर नहीं दूंगी, कोई गलत शिक्षा आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं आपको गलत शिक्षा देने के लिए नहीं आई हूँ,
ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ या गलत शिक्षा दे रही हूँ। भाई मैं आपको गलत शिक्षा क्यों दूंगी बताइए? मैं आपको गलत शिक्षा देके क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ मिल जाएगा क्या बताइए? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको गलत शिक्षा देके। मैं आपको गलत शिक्षा देने नहीं आई हूँ, मैं आपको सही राह दिखाने आई हूँ, सही शिक्षा देने आई हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अब जो भी कमेंट करते हैं प्लीज़ पहले आप एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर।